गाइस, हमारे इंडिया में हर 20 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। लड़की मतलब सिर्फ टीनेजर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। बी इट अ 5 years old और 65 years old, कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं है। इनमें से 90% केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं की जाती। बाकी जो 10% पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है, उनमें से 30% ट्रायल तक पहुंचती है और उनमें से सिर्फ 1/3 केसेस में दोषियों को सजा मिलती है। हे गाइस, माय नेम इज प्रीति एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शॉर्ट फिल्म के बारे में जो इस सिचुएशन को परफेक्टली रिप्रेजेंट करती है। द नेम ऑफ दिस शॉर्ट फिल्म इज चुपचाप। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली की। हस्बैंड रजत एक प्राइवेट पब्लिकेशन हाउस में काम करते हैं। वाइफ गीता एक हाउसवाइफ है और उनकी एक लौती बेटी रुनझुन 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। गीता को कविता लिखने की बहुत शौक है और उसकी रिसेंट कविता है अबाउट सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट वुमेन, जो वो एक रात रिसाइट करके रजत को सुनाती है और रजत को वो कविता बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो वो रजत से कहते हैं, मैंने और भी ऐसे कई सारी कविताएं लिखी है, तुम प्लीज पब्लिकेशन हाउस में बात करो ना, किताब छप सकती है। लेकिन मिस्टर रजत उसे समझाते हैं, तुम्हारा ये पैशन है, शौक से लिखती हो तुम, बहुत अच्छा, तुम लिखती रहो, लेकिन आजकल कोई किताब खरीद कर कविता नहीं पढ़ते। तुम तो नहीं हो तो तुम्हारी किताब कौन खरीदेगा। गीता थोड़ी सी उदास हो जाती है मगर वो मान लेती है। ठीक ही तो कह रहे हैं रजत। तो वो फिर से अपने घर के कामों में लग जाती है। सुबह होते ही उन दोनों को एक गैंग रेप की खबर मिलती है और वो दोनों अपने बेटी को लेकर परेशान हो जाते हैं। रजत तो उसकी ट्यूशन जाने से भी मना करते हैं, लेकिन गीता उसे समझाती है ट्यूशन जाना जरूरी है। तो रजत गीता को उसके साथ जाने के लिए कहते हैं। वैसे भी गीता रुनझुन को हर रोज स्कूल और ट्यूशन में ड्रॉप करने के लिए जाती है और पिकअप भी वही करती है। तो वो रजत को एश्योर करते हैं, डोंट वरी बाबा, हमारे बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद रजत ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और गीता बेटी को लेकर उसे स्कूल ड्रॉप करने जाती है। वहां पर गोलगप्पे खाते समय एक लड़का रुनझुन को चेकआउट कर रहा है देखकर गीता उसे लेकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं रुनझुन ट्यूशन जा रही है, 7 बजे वाली ट्यूशन। वो अपनी माँ को बुलाती है, लेकिन गीता बहुत बीमार है, उसे बुखार है और वो जाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। तो रुनझुन उसे मेडिसिन देती है और कैब बुक कर लेती है। गीता को जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो कैब में चली जाएगी। गीता अपने बेटी को छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो हिल तक नहीं पा रही थी। तो वो मेडिसिन लेती है और सो जाती है। रुनझुन भी दरवाजा बंद करके ट्यूशन के लिए रवाना हो जाती है। कुछ देर बाद रजत के फोन से गीता नींद से जाग जाती है। रजत कहते हैं, कितनी देर से मैं फोन कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम। गीता कहती है, सॉरी मैं जरा सो गई थी। रजत कहते हैं, तुम सो गए थे तो रुनझुन भी तो फोन उठा सकती थी ना, उसने क्यों नहीं फोन उठाया। गीता उसे याद दिलाते हैं, वो यहाँ पर कैसे होगी, वो तो ट्यूशन गई है। लेकिन रजत जवाब में कहते हैं, ट्यूशन, अभी तक कौन सा ट्यूशन चल रहा है, दिमाग ठीक तो है ना तुम्हारा। देखो टाइम देखो, 10 बज चुके हैं और 8 बजे से मैं उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। और तब जाके गीता को समझ आता है वो पिछले 3 घंटे से सो रही थी और अभी तक रुनझुन घर वापस नहीं आई है। गीता जल्दी से पार्ट्स उठाती है और कोचिंग सेंटर के लिए निकल जाती है। फॉर्चुनेटली उसे एक ऑटो भी मिल जाती है और वो 11 बजे कोचिंग सेंटर तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है रुनझुन अपने एक दोस्त नंदिनी के साथ वहां से बहुत पहले निकल चुकी है। उसे नंदिनी का एड्रेस पता था, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी, उसे याद नहीं आ रहा था। लेकिन वो खुद को संभालती है और उसी ऑटो से उसके घर जा पहुंचती है। इसी बीच वो ऑटो वाला भाई साहब भी घर जाने की जिद कर रहे थे, तो गीता उसे पैसे देकर जाने के लिए कहती है। कुछ दूर चलकर वो नंदिनी के घर जा पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है रुनझुन वहां पर कभी आए ही नहीं। अब क्या करेगी गीता। वो रजत को फोन करती है और सब कुछ डिटेल्स में कहती है। रजत भी जल्दी आने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बाइक पंक्चर हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। गीता रोने लगती है, ये उसकी गलती है, वो क्यों नहीं गई रुनझुन के साथ। वो रोने लगती है, रजत से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन तभी रजत उसे याद दिलाते हैं, अभी रोने का या माफ़ी मांगने का वक्त नहीं है, उन्हें जो भी करना है बहुत जल्दी करना है। तो रजत उसे बीडी कॉलेज के सामने मिलने के लिए बुलाते हैं और वहाँ से वो लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे।
गीता को नहीं पता ये बीडी कॉलेज कहाँ है, तो वो वहाँ के कुछ लड़कों से पूछती है और वो लोग उसे आगे जाने का रास्ता बता देते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 12 AM। हाईवे भी बिल्कुल सुनसान है, तो उसे एक भी ऑटो नहीं मिलती। लेकिन वो ऑटो के लिए रुकने वाली नहीं है क्योंकि उतना टाइम नहीं है। वो आगे बढ़ने लगती है। एक गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर, वो उसे पार करके चलने लगती है। कंटिन्यूअसली वो रुनझुन को फ़ोन कर रही थी, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। टेंशन में गीता पागल हो रही थी। कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे उसे। कुछ ही दिन पहले तो इसी शहर में एक लड़की का गैंग रेप हुआ था। अगर भगवान ना करे रुनझुन के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो वो खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगी। इसी बीच वो नोटिस नहीं करती, लेकिन हम देखते हैं उसके पीछे जो गाड़ी खड़ी थी उसे किसी ने स्टार्ट की है और अभी वो गाड़ी उसके पीछे आ रही है। जैसे ही गाड़ी गीता के बिल्कुल पास आ जाती है, गीता डर जाती है और वो भागने लगती है। लेकिन कुछ ही दूर जाती ही वो नीचे गिर जाती है और वो गाड़ी उसे क्रॉस करके चली जाती है। गीता बहुत डर गई थी। वो खुद को संभालती है और फिर से एक बार रुनझुन को कॉल करती है, लेकिन फिर से फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और तभी हम देखते हैं वो गाड़ी फिर से फुल स्पीड में उसे क्रॉस करती है और अगले ही पल में गीता वहाँ पर नहीं थी। उसे किसी ने उस गाड़ी में उठा लिया है और उसके बाद उस गाड़ी में क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद उसे बीडी कॉलेज के पास फेंक दिया जाता है और वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। गीता मंजिल तक तो पहुँच चुकी थी, लेकिन यहाँ पर आने के लिए उसे नरक से गुजरना पड़ा था। तभी रुनझुन कॉल करके बताती है वो घर पहुँच चुकी है, जिसे सुनकर गीता रोने लगती है। रजत भी आ चुके हैं और वो गीता की हालत देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं वो जिस बात को लेकर डर रहे थे वही हुआ, लेकिन उनकी बेटी के साथ नहीं, उनकी पत्नी के साथ। गीता वहाँ पर आधे नंगे हालत में पड़ी हुई थी। वो गीता के कपड़े ठीक करते हैं और उसे गले लगाते हैं। उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गीता जैसे ही पुलिस स्टेशन जाने की बात करती है, रजत मना कर देते हैं। वो गीता की हालत समझते हैं। उन्हें पता है गीता अभी क्या फील कर रही होगी, लेकिन वो अपना सामान नीलाम नहीं कर सकते। वो गीता को समझाते हैं रिपोर्ट करने से सबको इस बात का पता चल जाएगा जो अभी सिर्फ वो दोनों जानते हैं। मीडिया में ये बात फैल जाएगी तो रिलेटिव्स, नेबर्स क्या कहेंगे और रुनझुन उस पर क्या बीतेगी। रजत उसे एश्योर करते हैं इस इंसिडेंट की कोई भी इफेक्ट उनके रिलेशनशिप में नहीं पड़ने वाली। वो अभी भी गीता से प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और ये सिचुएशन बिल्कुल परफेक्टली गीता की कविता से मिलती है। कैसे? हियर इट आउट। चुपचाप सब हो जाता है, वो करके गुजर जाता है। वो शैतानी काला साया पीछे से आ जाता है, राके ऐसे झपटता है जैसे बाज चिड़िया ले जाता है। बदन पर फर्क क्या ही पड़ेगा, ये रूह में आग लगाता है। चुपचाप सब हो जाता है, वो करके गुजर जाता है। रास्ते पर इज्जत लूटती है, रास्ता भी थरथराता है। आंख से आंसू नहीं गिरता, कुछ लहू सा टपक जाता है। चुपचाप सब हो जाता है, वो करके गुजर जाता है। मिलता है उसको इंसाफ यहाँ, जो उसके लिए लड़ जाता है और उसके जख्म नासूर बने जो अपने जख्म छिपाता है। चुपचाप सब हो जाता है, वो करके गुजर जाता है। मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन के बारे में और कुछ कहने की ज़रूरत है। हर पोएम सेज इट ऑल। लेकिन इस पूरे फिल्म में और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है दैट नीड टू बी रेज्ड। जैसे फर्स्टली, हमें कभी कभी ऐसा लगता है रेप सिर्फ यंग लड़की का हो सकता है, लेकिन रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। इस हवानियत का शिकार कोई भी हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स नॉट अबाउट जेंडर। द विक्टिम कैन बी अ बॉय ऑल्सो। उस दरिंदे को तब सिर्फ अपने आंखों के सामने एक बॉडी दिखती है। उसे ये याद नहीं रहता ये उसकी बेटी की उम्र की है या माँ की उम्र की। उसे बस अपनी भूख की पड़ी है। सेकेंडली, हमारी सोसाइटी बहुत अजीब सिस्टम है। यहाँ पर विक्टिम को ही सभी एक्यूज करते हैं, जैसे उसका ही दोष है सब कुछ। सभी सिंपैथाइज करने के नाम पे
और भी ज़्यादा उसे हर्ट करते हैं। इस फिल्म में एंड में जब रजत गीता से रिपोर्ट करने से मना करते हैं, वो सीन देखकर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें, हम समझ पाएंगे वो कितने मजबूर है। वो जानते हैं ये बात अगर फैलेगी तो दोषी को सज़ा मिले ना मिले, गीता को बदनामी ज़रूर मिलेगी। ये कसूर उनका नहीं है, समाज का है। लास्ट में हमें दिखाई नहीं जाती गीता रजत की बात मानते हैं या नहीं, वो पुलिस के पास जाती है या नहीं, लेकिन प्रोबेबली उसे भी पता है उसे ये जख्म चुपचाप सहना होगा। एंड लास्टली, तो पॉइंट्स के बारे में बात की जा सकती है, लेकिन आई एम नॉट श्योर डायरेक्टर साहब वो पॉइंट्स इंटेंशनली शोकेस करना चाहते थे या नहीं, बट द पॉइंट्स आर क्वाइट विजिबल इन द फिल्म। जैसे इस फिल्म में पता नहीं क्यों एक पेट्रियार्कल सेंस प्रोवाइड की गई है। स्टार्टिंग से ही रजत गीता को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी विश को भी वैल्यू नहीं देते। मानती हूँ उनका भी काम है, लेकिन रुनझुन की ड्यूटी सिर्फ उसकी माँ की नहीं हो सकती। गीता रोज उसे ड्रॉप करने जाती है और पिकअप भी वही करती है। एक दिन उसने मिस कर दिया, वो भी बीमारी के वजह से, तो ये उसका दोष हो गया। और जब रजत उसे समझाते हैं सब ठीक हो जाएगा, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और अभी भी तुम मेरे पत्नी हो, वहां पर भी एक सवाल आता है, क्या गीता सिर्फ उनकी पत्नी और रुनझुन की माँ है? उनका खुद का कोई भी वजूद नहीं है? शायद है, लेकिन सबका ख्याल रखते रखते कहीं दब चुका है। और एक बात यह भी है, शायद रुनझुन थोड़ा सा और केयरफुल हो सकती थी। शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, वो एक चाइल्ड नहीं है अभी। तो अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करने गई है तो उसे घर पर इन्फॉर्म करना चाहिए था। हम देखते हैं वो घर से निकलते ही प्लान बना ली थी, तो अगर वो इन्फॉर्म कर देती तो आज गीता के साथ ये सब कुछ नहीं होता, उसे इतना सब कुछ सहन करना नहीं पड़ता। मैं ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। इस फिल्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो प्लीज़ चेक दैट आउट। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टाटा।